हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में, अपना एक लेक्चर चल रहा था कंपनीज अकाउंट में अकाउंटिंग का सेकंड बुक था जिसका नाम था इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर में हम लोग अपने 6 से 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उसमें मैं आपको बता रहा था इशू ऑफ शेयर का डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। तो अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आई तो उसमें मैं देख रहा था कि सबसे पहले आपसे पूछ लिया बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको वहां का एक सेप्टीट्यूड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो आइए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में, फिर उसके साथ धीरे 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 दोनों चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में आपको पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट। तो देखोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट जो है उसका फॉर्मेट क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसको कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है, ये सारी बात अभी हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट हेडिंग डाल लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए आइए देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देखिए जब भी आपसे बात किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है ना, तो सबसे पहले आप बताओगे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दो ही मेन है। या अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हमारे बिजनेस के केवल दो ही एम है। ठीक है, जब आप देखोगे तो पहला एम क्या है हमारा, पहला एम है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अपने अंदाजे लगाने। ठीक है, या अपनी चीजों को बताना। ठीक, तो देखोगे स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड, एक स्टेटमेंट जो क्यों प्रिपेयर किया जाता है, जिसका मेन एम क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को नोन करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आप इसको जानते हो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे प्रोनाउंसिएशन का बस डिफरेंस रहता है। ठीक, तो देखेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जिसका मीनिंग क्या है, प्रिपेयर करना, फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक, देखिए एज पर सेक्शन 2 क्रॉस 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, तो देखोगे इसमें 4 से 5 चीजें इंक्लूड है। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहला है आप बैलेंस शीट, सभी बच्चे बैलेंस शीट पढ़े थे, है ना, तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट हम लोग पढ़े थे। यहां पर आप बैलेंस शीट किसकी पढ़ रहे हो, कंपनीज अकाउंट की। अब बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आपको पता है कि बैलेंस शीट आप कब प्रिपेयर करते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर क्यों प्रिपेयर करते हो भैया, क्योंकि हमको साल भर का क्या चाहिए, पता करना एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, फिर दूसरी बात स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दूसरी बात क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग यहां पर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यूज में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कब के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपको पता है एक पर्टिकुलर डेट के लिए, है ना। फिर बात होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब के लिए प्रिपेयर करते हो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने समय के लिए प्रिपेयर होता है, तो पूरे ईयर के लिए प्रिपेयर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ ईयर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर होती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। फिर तीसरी बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका एक पूरा चैप्टर है, हम लोग इसको वहां पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है ना। ये क्या बताता है, कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो। ठीक, इसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया होगा, एक आपका रहेगा ऑपरेटिंग, एक आपका फाइनेंसिंग रहेगा और एक इन्वेस्टिंग रहेगा। वहां पर इन सबकी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस है, अगर ये अप्लीकेबल है, अगर आपके बिजनेस इंटिटी के ऊपर, तभी आपको बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। ठीक, फिर पांचवा है आपका एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्हीं 5 चीजों को इंक्लूड किया गया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक क्लियर कर सकता है। ठीक है,
आपको पता है इसको बताया गया सेक्शन 2 क्लॉज 40 में, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं, है ना, आप इसको जरूर क्लियर करिएगा। फिर आगे आते हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है। सभी बच्चों ने फाइनेंशियल ईयर पढ़ा है, आज वो जाने कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, उसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, किस सेक्शन में, किस क्लॉज में, ये सारी बातें की गई हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 41 में, ठीक। क्या कहता है, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सभी कंपनियों को एक यूनिफॉर्म मींस इक्वल या एक तरह के या सिमिलर नेचर के फाइनेंशियल ईयर को बनाना या मानना कंपलसरी है, ठीक। तो ऐसे केस में देखेंगे, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट किया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एवरी ईयर। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ये बात पता ना हो, ठीक। तो इसमें मैंने आपको कुछ नहीं बताया फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ऐसा ही जो कब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और खत्म कब हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ओनली कंपनीज विच आर होल्डिंग और सब्सिडियरी, ऐसी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडियरी कंपनी है ऑफ अ फॉरेन कंपनी रिक्वायर्ड टू फ्लो different financial year for the purpose of consolidated of its account outside India may apply to tribunal for a different financial year। लेकिन क्या कहता है, कहता ऐसी कोई कंपनी जो क्या होल्डिंग या सब्सिडियरी, होल्डिंग और सब्सिडियरी अभी आप बहुत छोटे क्लास में हैं, अभी आने वाले आगे के क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, 3rd ईयर तक आपको बीकॉम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी आप यहां जनरली समझ सकते हो, ऐसी कोई कंपनी जिसने किसी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, वो होल्डिंग कंपनी हो गई। सब्सिडियरी कौन हो गई, जिसके शेयर उसने परचेज कर लिए। तो अगर वो चाहे तो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अपने वहां पर देखो दोनों कंपनियों का एक साथ बैलेंस शीट बनता है, तो उसको आप बोलते हो कंसोलिडेटेड या कंबाइंड बैलेंस शीट, ठीक है, दोनों की, किसकी, होल्डिंग की और सब्सिडियरी की। तो अगर वो चाहे तो डिफरेंट ईयर अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर आते हम लोग यहां पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129(1) यहां पर बात करते हैं हम लोग कंपनीज 2013 रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यहां से आपको जरूर एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इनको आपको क्लियर कर रहना है, ठीक है। यहां नहीं मिलेगा तो सीयूटी में मिल जाएगा, ठीक। तो आपको क्लियर करना है भाई, सीयूटी पढ़ना भी है आपको, ठीक है। देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी का है क्या होता है, शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। बैलेंस शीट आपको क्या शो करती है, ट्रू एंड फेयर व्यू, किसका, कंपनी के अफेयर्स के, ठीक है। फिर शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो किसके साथ मैच कर रहा हो, कंप्लाई कर रहा हो, है ना, किसके साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, है ना। अगर देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ नहीं करेगा कंपाइल, तो अगर हम लोग दूसरी कंपनियों को या आउटसाइड इंडिया कंपनी परचेस करना चाहेंगे तो परचेस नहीं करेंगे, और करेंगे तो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन अलग होंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट उनका प्रॉफिट अलग अलग होगा, तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर शैल बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम गिवन इन शेड्यूल 3। अच्छा एक चीज ध्यान रखोगे, जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं वो उसको कहां बताया गया, शेड्यूल 3 में, विच इज गिवन इन पार्ट 1 and the prescribed form of a preparation of statement of PL have been given in part 2, ठीक है। शेड्यूल 3 में फिनेंशियल स्टेटमेंट को बताया गया है, जिसमें पार्ट 2 में आप बैलेंस शीट को बनाते हो और पार्ट 1 में बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को, यहां से आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम लोग नोट। नोट क्या कहता है, लिखते हैं द बोर्ड शैल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल एट एवरी एजीएम ऑफ द कंपनी। क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब निकला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बिफोर का मतलब पहले, द शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल, शेयर होल्डर के पास आप भेजते हो भैया इसको अप्रूव करो, क्यों, क्योंकि ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, एट एवरी एजीएम ऑफ द कंपनी। कहां भेजते हो, कंपनी के एजीएम में, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट मस्ट बी अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। और दूसरी बात क्या है, इसमें आप ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर, हु इज द ऑडिटर, ऑडिटर इज द पर्सन who or audited the financial statement of the companies। auditing means
आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना, ठीक है, ठीक है। फिर ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट मस्ट अटैच होगी किसके साथ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रिप्रेजेंट करते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में, उस पर दो रिपोर्ट अटैच होती, पहली ऑडिटर रिपोर्ट और दूसरी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। ऑडिटर क्या करेगा, चेकिंग करेगा, इनको बताएगा और ये बताएंगे हाँ ठीक है एवरीथिंग इज क्लियर। आइए आगे, तो देखोगे सब लोग, देखो पार्ट 1 में बताया गया फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनेगा, नेम ऑफ द कंपनी, फिर बैलेंस शीट एज है, ठीक, ये पर्टिकुलर हो गया, ये आपका नोट टू अकाउंट हो गया, फिर ये करेंट ईयर है और ये क्या है आपका, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग इसको नोट कर लेंगे, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो, ठीक। ये हो गया आपका, फिर ये हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लें। फिर ये पूरी एसेट्स हो, लाइबिलिटी होगी, अब यहाँ पूरी एसेट्स है आपकी नॉन करेंट, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर ये पूरी करेंट एसेट्स है, आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक। आइए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यही पे मैं बातों को क्लियर कर रहा हूं और इसी को आप समझो, इसी को समझ गए फॉर्मेट आप समझ जाओगे आराम से, ठीक। तो देखोगे यहां पर एनालिसिस जब करोगे, देखो ये क्या कहता है, कहता है भैया देखो बैलेंस शीट के हैं पोर्शन दो, नंबर 1 क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आपके पेपर में यहां से एमसीक्यू रहने वाला है, सारे बच्चे ध्यान रखो, यहां से एमसीक्यू रहने वाला है, आप इसको जरूर पढ़ लेंगे, ठीक। यहां से आपसे पूछता है पेपर में हेड्स, ठीक है ना, एंड देयर सब हेड्स, हेड्स और सब हेड्स पूछता है, कोई भी पेपर हो सब में पूछता है, ठीक है, इसको आप याद कर लोगे। अब देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये क्या है आपका, ये है हमारा मेन हेड, ये क्या है आपके, ये सब हेड्स है, ठीक है, चलेगा, दौड़ा दो। पहला है आपका शेयर होल्डर्स, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विथ अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और फिर है आपका करेंट लाइबिलिटीज के 4 सब हेड है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे इक्विटी लायबिलिटी की 4 सब हेड है, पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विथ अलॉटमेंट, तीसरा क्या आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, और चौथा क्या आप इसका उल्टा करेंट लायबिलिटी। एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला नॉन करेंट एसेट, इसी को आपने नाम दिया फिक्स्ड एसेट्स, एंड नंबर 2 है आपका करेंट एसेट्स, ठीक है। तो एनालाइज किया आपने, तो ध्यान रखो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। अब फर्दर एनालाइज करोगे आप, तो देखोगे ये आप आपके सामने देखिए ये पेज आ गया है, इसका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यही सारी बातें आपको नोट टू अकाउंट के रूप में रिप्रेजेंट करनी है अपने बैलेंस शीट के वर्किंग नोट में, ध्यान रखोगे। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले बेटा क्या है आपका शेयर होल्डर फंड है, तो ध्यान रखोगे आप शेयर होल्डर फंड में आपका दिए शेयर कैपिटल है ना, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, 3 सब हेड हैं आपके शेयर होल्डर फंड के। पहला क्या आपका शेयर कैपिटल, दूसरा क्या आपका रिजर्व सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। फिर नोट टू अकाउंट नंबर 1 आ गया, देखोगे पहली बात इसमें किसकी है, शेयर कैपिटल की, ठीक है, पहली बात इसमें किसकी है, शेयर कैपिटल की। सभी लोग आराम से इसको पढ़ोगे, ठीक है। देखोगे जब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर 1 ऑथराइज कैपिटल, नंबर 2 इशूड कैपिटल, नंबर 3 सब्सक्राइब कैपिटल, एंड नंबर 4 है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको मैंने बता रखा है शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में ऑथराइज कैपिटल क्या है, नॉमिनल कैपिटल यही है आपकी, है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल यही है, मैक्सिमम कैपिटल यही है, ठीक है। इसी कैपिटल को आप एमओए में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है बेटा। फिर इशूड कैपिटल क्या है, ऑथराइज कैपिटल का, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के लिए आप इशू कर दियो, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, या बोल सकते हो इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड फॉर द
पब्लिक बाय द कंपनी, ठीक है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल है ना, इशूड कैपिटल का ये पार्ट है जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर दिया गया है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, है ना, सब्सक्राइब किया, पैसा मांगा, फुल्ली पेड नहीं मांगा, नहीं मिला, नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं और रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स और रुपए, ठीक है, तो ये सारी बात ध्यान रखेंगे। यहां पर आप सब ऐड कर दोगे। अगर कोई अमाउंट कॉल इन एरियर का है आप यहां से लेस कर दोगे, है ना। अगर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उठा के ऐड कर देंगे, ठीक। या आप शेयर फॉरफीचर यहां ना ऐड करें, इसको रिजर्व में भेज दें, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये आपका नोट टू 1 है, नोट टू अकाउंट नंबर 1। नोट टू अकाउंट नंबर 2 में देखोगे जब भी आप बात करते हो रिजर्व और सरप्लस की, ठीक है, तो ये आपके 6-7 है ना, होते तो बहुत हैं, मैंने इतना ही लिखा है, भी आपके काम का इतना ही है ना। आप जैसे जैसे आगे वाले क्लास में जाओगे आपको खुद ये बातें क्लियर होती जाएंगी। तो देखोगे इसी में आपका कैपिटल रिजर्व, इसी में आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, किसी भी कैपिटल एसेट्स को आप सेल करते हो उससे जो रिजर्व क्रिएट करते हो कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, डिबेंचर या शेयर के रिडम्पशन के लिए आप रिजर्व क्रिएट करते हो कैपिटल से, उसको आप बोलते हो, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोलते हो, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको पता ही है, शेयर को अगर आपने फेस वैल्यू से अधिक प्राइस पर इशू किया है उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है उसको आप बोलते हो एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके पेपर में, आप एकदम फुली तैयार हो, ठीक है। फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, पैसा वापस करने के लिए डिबेंचर्स पर जो रिजर्व आप क्रिएट करते हो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व की आप यहां पर बात करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखें रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूट करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। फिर सरप्लस बैलेंस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है आपका। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व मींस क्या होता है, ऐसा रिजर्व जो आप क्रिएट करते हो, कहां से क्रिएट करते हो, एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूट करके, ठीक है। आप पार्टनरशिप फर्म में इसको पढ़े हैं बहुत कायदे से। यहां पर रिवैल्यूएशन होगा आपका अमलगमेशन में, होल्डिंग में, इस तरह में, ठीक है। फिर सरप्लस बैलेंस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, आपको पता है प्रॉफिट जो आएगा उस किससे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, उसको बोलते हो। और अदर कोई रिजर्व है तो आप यहां पर क्रिएट करते हैं, ठीक। यहां पर देखिए ये इसी की मैं बात कर रहा था, एसपीआर, इसको आप स्क्रीनशॉट खींचो भाई जल्दी से। हाँ, अभी आज हम लोग अपनी बात यहीं तक करेंगे, ठीक। देखो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 52 एसपीआर कैन बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पज, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हर बार क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन आता है ना, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप कहां यूटिलाइज करते हो, तो कहां यूटिलाइज करते हैं देखेंगे। फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, देखो अगर एसपीआर पर आप पैसा रिसीव किए हो कैपिटल प्रॉफिट है। अब ध्यान रखो अगर ये कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल प्रॉफिट से ही आप क्या इशू करते हो, बोनस शेयर। क्लियर कर लो अपने दिमाग में, आप बैठा लो इसको, ठीक है। आना ही आना है यहां पर, आप इसको रोक नहीं सकते हो, हर बार आता है। फिर दूसरी बात, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट अप करो, या तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, किसी भी कैपिटल लॉस को, किसी भी कैपिटल लॉस को आप यहां से राइट अप कर सकते हो। कहां से कर सकते हो, एसपीआर के अमाउंट से। ये बात कौन कहता है, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। फिर फॉर राइटिंग ऑफ इशू एक्सपेंस, व्हाट इशूज मींस व्हाट इशू, चाहे आप शेयर इशू करो, चाहे डिबेंचर इशू करो, या कोई भी इशू, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। और अंडर राइटिंग कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू, ठीक है। तो इन सभी चीजों को, इस अमाउंट को अगर आप राइट अप करोगे तो यहां से भी बात करेंगे आप, ठीक। और प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर और डिबेंचर, अगर आपको प्रीफरेंस शेयर डिबेंचर पर रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, पैसे की, तो वहां पर भी आप इसको यूटिलाइजेशन करेंगे। फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में डिबेंचर्स में, ठीक है।
तो आज मैं इतनी बात किया हूं, अभी हमको शेयर के चैप्टर में इतने की ही जरूरत है, ठीक है। तो इतना, ये पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा टॉपिक है, इसको आप आराम से लिखो, अपनी नोट्स में क्लियर कर लो। अभी हम लोग इतनी बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, फिर हम लोग अपना अगला चैप्टर तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज की बात जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि बेटा हमको अपने इशू ऑफ शेयर चैप्टर में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था, ठीक है। तो इसके लिए आज ये आपको बताना बहुत जरूरी था। आप इसको जरूर से जरूर लर्न करें, ठीक है। और हमारे वीडियो को जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को टाटा।